नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज की इस YouTube लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विशेष चर्चा का विषय है वो है भारतीय राजनीति में जातिवाद और विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार इलेक्शन। मैं आपसे जब इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ उसी समय आप देख रहे हैं कि बिहार चुनावों की मतगणना जारी है। ऑलमोस्ट स्थिति क्लियर हो गई है कि लगभग 3/4 बहुमत से या और उससे ज़्यादा बहुमत से एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। तब इसे कोइंसिडेंस कहें और या एक प्री प्लानिंग ही कि मैंने आज का दिन डिसाइड किया इस टॉपिक पे चर्चा के लिए, और समय भी ऑलमोस्ट ऐसा था कि जब तक हमें नतीजों की जानकारी हो, हालांकि अभी विश्लेषण होना तो बाकी है कि किस चीज़ की कितनी और क्या भूमिका रही है चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों की जीत और हार में। मैं केवल इस चुनाव के संदर्भ में नहीं, बस ओवरऑल चर्चा करने जा रहा हूं आपसे राजनीति में जाति की भूमिका। और मेरा उद्देश्य इस चर्चा के पीछे राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। जो हमारी चर्चा का उद्देश्य होगा वो हमारे सिविल सेवा परीक्षा में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े एक टॉपिक के संदर्भ में ही होगा और वहीं तक सीमित होगा। हाँ, लेकिन चूंकि मुद्दा राजनीति है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उसमें राजनीतिक चर्चाएं बिल्कुल नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन पर्पज वो नहीं होगा। पर्पज यही होगा कि हम अपनी सिविल सेवा परीक्षा के एक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे तैयार कर सकें, एक ओवरऑल डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए। तो फिर रिपीट कर रहा हूं कि चर्चा का उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा का एक टॉपिक तैयार करना है, कास्ट पॉलिटिक्स या जातिगत राजनीति और या भारतीय राजनीति में जातिवाद या जाति की भूमिका। स्पेशली आप पिछले सालों के बीपीएससी के ही क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे पीवाईक्यू, तो वहाँ का हमेशा एक बहुत हॉट टॉपिक रहा है कास्ट पॉलिटिक्स। जीएस पॉलिटी में अक्सर उससे प्रश्न पूछे जाते रहे। तो मेरा चर्चा का जो दायरा होगा वो स्पेशली हमारे उस जीएस के सिलेबस के एक टॉपिक की तैयारी के ही इर्द गिर्द होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की इस चर्चा की। शुरुआत करता हूं मैं कुछ शब्दों, कुछ नारों से। कहाँ से जुड़े हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। हालांकि समझ सकते हैं हम कि चूंकि चर्चा का मुद्दा ही है कास्ट पॉलिटिक्स, तो जुड़े तो वहीं से होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नारे और चर्चाएं देखें। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है भारतीय राजनीति में जातिवाद, या दूसरे शब्दों में कहें तो जातीय राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स। जातियों का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण, ये दो मुद्दे जो कि एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे देश और स्पेशली बिहार की राजनीति में बहुत चर्चित रहे हैं। थोड़ा सा मैं इस पे भी बात करूंगा कि जो ये राजनीति में जाति का मुद्दा है, क्या ये केवल बिहार तक सीमित है या वास्तव में ये हमारे देश की एक अखिल भारतीय राजनीतिक चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, ज़्यादातर राज्यों में जाति का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है हमें भारतीय राजनीति, और चाहे हम विभिन्न राज्यों की राजनीति की बात करें तो उसके संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, कुछ नारे या शब्द जो अक्सर आप सुनते हैं अभी भी, बटेंगे
तो कटेंगे। और किसका नारा या स्टेटमेंट है? तो देश के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार चुनाव में भी चर्चा में रहा और उसके पहले भी कुछ सालों से। उसका सकारात्मक वर्जन देखें, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आजकल और पहले भी बड़ा चर्चा में है सनातन एकता यात्रा। बाबा बागेश्वर माई कॉम्बिनेशन MYPDA अगड़ा पिछड़ा जाति जनगणना जाति आधारित आरक्षण मंडल कमीशन, ये जितने शब्द हैं, नारे हैं, संकल्पनाएं हैं, संस्थाएं हैं, इन सब में अगर आप देखेंगे तो वो जो एक चीज कॉमन है वो चीज है जाति, कास्ट। और हम उसी की चर्चा कर रहे हैं आपसे, जाति की नहीं, राजनीति में जाति की भूमिका की चर्चा। प्रणाम जो लोग जुड़ रहे हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। हम आज लाइव क्लास में बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में जातिवाद। पिछली एक क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम प्रयास करेंगे कि हर हफ्ते कम से कम एक क्लास, और अगर मेरे पास पर्याप्त समय रहा तो उसकी हम संख्या बढ़ा भी सकते हैं। जो कुछ करंट के चर्चित मुद्दे होंगे उन पे हम चर्चाएं करेंगे। पर्पस बस यही होगा कि आप जो अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी है, जो करंट इश्यूज हैं, बेहतर ढंग से आप उनके बारे में अपनी न केवल समझ विकसित कर सकें, बेहतर ढंग से उनकी तैयारी भी कर सकें। आपको उनका एनालिटिकल पार्ट भी पता हो, कितने डायमेंशन हो सकते हैं टॉपिक के, प्रयास कर रहा हूं कि उनको भी कवर करूं। एक ओवरऑल आइडिया कि वो टॉपिक भी तैयार हो, और टॉपिक तैयार होने से भी बड़ी बात कि आपको एक दिशा मिले, डायरेक्शन मिले कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो उसी क्रम में पिछले बार मैंने वेडनेसडे को क्लास की थी, इस बार आज फ्राइडे, और मैंने कहा आज अब कोई इंसिडेंस कहें और या प्री प्लानिंग कि बिहार चुनाव की आज मतगणना थी, रिजल्ट आना था, और आज ही का दिन मैंने फिर रखा। और टॉपिक भी ऐसा जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है बिहार चुनाव से। हालांकि आगे मेरा प्रयास है कि हर सैटरडे मैं फिक्स कर लूं कि सैटरडे को कम से कम हर सैटरडे को तो एक लाइव क्लास हम कर ही पाएँ। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एथिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफरेंट इशूज़ जो मेरा एक्सपर्टीज़ एरिया या मेरा डोमेन एरिया है, तो उनके बारे में शुरुआत मैंने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जानबूझ के की है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएससी, यूपी, बीपीएससी, आरएएस, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह कॉमन रूप से पढ़ना होता है। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे एथिक्स वगैरह की जो सबके लिए कॉमन नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने अभी शुरू में कुछ टॉपिक सोचा कि पहले हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू करें, धीरे धीरे फिर बीच में हम और दूसरे सेक्शंस को भी लाते रहेंगे। तो आज का मुद्दा है कास्ट पॉलिटिक्स या जातीय राजनीति। संदर्भ हमने बिहार का रखा, लेकिन बात ओवरऑल होगी, और केवल मैंने कहा इस चुनाव की ही बात नहीं है, हम ओवरऑल एक
टॉपिक को लेके चल रहे हैं ताकि एक ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेशली बीपीएससी के लिए, तो आप उसे बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। तो मैंने यहाँ जितनी संकल्पनाएं लिखी, जो शब्द लिखे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सनातन एकता यात्रा, जाति जनगणना, जाति आधारित आरक्षण, माई की संकल्पना, पीडीए का कॉन्सेप्ट या और ऐसे ढेरों बहुत सारे, इन सब में जो हम एक चीज कॉमन देखते हैं वो एक चीज कॉमन है जाति या कास्ट। ये सारी बातें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। इन सब के सेंटर में जो एक शब्द है, जो एक व्यवस्था है, वो है जाति। जाति भारतीय समाज और स्पेशली हिंदू धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही विशेषता रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में ये व्यवस्था बहुत प्रभावी, बहुत विवादास्पद व्यवस्था रही है और इसने समाज की कोई भी ऐसी उपव्यवस्था नहीं है जिसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं किया। जाति व्यवस्था ने राजनीति को, समाज को, संस्कृति को, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र को किसी ना किसी रूप में बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। हम स्पेशली राजनीति के संदर्भ में इसकी भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, स्पेशली कहा गया कि जो हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं, अगर वोटिंग के दौरान वो बट जाएंगी तो फिर वैसी स्थिति में खतरा होगा। हालांकि बाद में उसकी और दूसरी व्याख्याएं भी की गई। जब उस पर विवाद हुआ, आरोप लगे, तो हमने तो कहा, जो जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा कि हम तो गठबंधन के विभिन्न सहयोगियों की बात कर रहे हैं, पूरे देश की, पूरे क्षेत्रों की बात कर रहे हैं कि एकजुट रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। तो वो फिर अब तरह तरह की व्याख्याएं की गई। हाँ, लेकिन हर आदमी ये समझने वाला समझ सकता है कि मेनली उसका जो फोकस रहा वो था जाति व्यवस्था के ऊपर, कि सारी जातियां एक हों। या दूसरे शब्दों में कहें तो जो प्राचीन काल से चली आ रही है प्रथा परंपरा है, अब इसको समाप्त करने का समय आ गया है। हालांकि प्रयास बहुत पहले से भी होते रहे हैं जाति व्यवस्था की समाप्ति के, और अब विशेष रूप से कई राजनेता और राजनीतिक दलों के द्वारा बल दिया जा रहा है कि इसको समाप्त कर दिया जाए। एकता होगी तभी अखंडता होगी। उसी का सकारात्मक रूप है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब वो सेफ बाह्य आक्रमण से भी हो सकता है, वो सेफ अपनी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में भी हो सकता है। तो फिर व्याख्या के बहुत सारे डायमेंशन वहां भी हो सकते हैं। आजकल देखिए सनातन एकता यात्रा निकल रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। मैं फिर उन विवादास्पद मामलों में नहीं जाना चाहता। हाँ, लेकिन सनातन एकता यात्रा, तो फिर देखिए मूल मुद्दा वही है कि सनातन में जो, और स्पेशली उसमें हिंदू धर्म, क्योंकि फिर सनातन की भी व्याख्याएं बड़ी व्यापक हैं कि हर सनातनी है जो देश में, भारत में रह रहा है, यहाँ पैदा हुआ है, पूर्वज कहीं ना कहीं वहीं से आए हैं। तो इशारा और फोकस जाति व्यवस्था की ही तरफ है उसका भी, कि सारी जातियां एकजुट हों, एकता हो सनातन में। माई कॉम्बिनेशन की एक व्याख्या रही है मुसलमान और यादव, मुस्लिम्स और यादव, और एक व्याख्या हो गई है महिला और युवा। तो उसी जाति की तरफ इशारा है। पीडीए पिछड़ा, दलित, आदिवासी। पिछड़ा, दलित, आदिवासी। बहुत सारी तो पार्टियां भी बन गई हैं जाति आधारित ही। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन का मतलब हाँ वही दलित, महादलित, पिछड़ा।
निषाद पार्टी जो एक पर्टिकुलर जाति के आधार पर भी पार्टी, तो निषाद पार्टी। जातियों का राजनीतिकरण हुआ और बढ़ते बढ़ते स्थिति यहाँ तक पहुंची कि हमारे देश में राजनीति का जातीयकरण भी होने लगा। कई राजनीतिक दल जातियों के आधार पर ही बनने लगे। तो शुरुआत तो हुई कि उन्होंने जातिगत हितों मुद्दों को उठा के अपना राजनीतिक समर्थन बढ़ाना चाहा, वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास किया ताकि चुनाव जीत सकें, और स्थितियां बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि राजनीति का जातिकरण होने लगा। जातियों के आधार पर ही कई सारे राजनीतिक दलों का गठन भी हुआ। अपनी जातियों में पैठ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, उन्हें लामबंद करने, उन्हें एकजुट करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। जाति जनगणना मुद्दा फिर वही है, उसका फोकस सेंटर पॉइंट वही है, जाति। हमें पता लगे कि हमारे देश में, हमारे राज्य में किस जाति की कितनी जनसंख्या है, ताकि आगे फिर हमें ये भी पता लगे कि कौन उसमें अगड़ा है, कौन उसमें पिछड़ा है, और हम उनके सर्व समावेशी विकास के लिए प्रयास कर सकें। आधुनिक भारत में हम देख रहे हैं कि अभी पीछे भी प्रयास हुए, आंकड़े बताए गए, नहीं बताए गए। 2011 की जनगणना या जो भी बिहार में जाति जनगणना, जाति सर्वे हुआ, कर्नाटक सरकार करवा रही है, पर्पस फिर वही है पीछे। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकार किया जाति की भूमिका को, और देखिए आप संविधान में कई जगह ऐसे प्रावधान हैं जहां एक जो प्रमुख मुद्दा है वो जाति है, कास्ट है। वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हो, ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, लेकिन जाति कहा जाता है कि जाति जाति नहीं है। जाति जाति नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है समाज की जो विभिन्न उपव्यवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में। तो जितने ये चर्चाएं मुद्दे हैं, और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं वही सनातन एकता एक रहेंगे सेफ रहेंगे, संदर्भ में कि हमारे प्रधानमंत्री जी का तो कहना है कि हमारे देश में या स्पेशली उनके और सरकार के लिए केवल 4 ही जातियां हैं। वो 4 जातियां कौन सी हैं? तो माई में महिला, युवा, उसके अलावा किसान और गरीब। बस वो कहते हैं कि हमारे लिए तो यही 4 जातियां हैं। और वैसे देखेंगे आप जाति व्यवस्था में जो जाति की व्याख्या की जाती है तो हजारों जातियां हैं, उनकी उपजातियां हजारों हैं। 1931 में जब जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय, तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि जाति जनगणना भारत में लगभग असंभव है। क्यों असंभव है? तो 6000 तो जातियां हैं, तब की बात कर रहे हैं 1931 की, कि 6000 तो जातियां हैं और उनके अंदर हजारों फिर उपजातियां हैं। तो कास्ट और सब कास्ट, और जातियों के आधार पे बांटने, भेदभाव के प्रयास भी बहुत पुराने हैं। जातिगत एकता के लिए ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई फिर विचारधारा दी कि हमारे लिए तो जातियां बनिया, ब्राह्मण, कुर्मी, मल्लाह, पटेल, पाटीदार ये सब नहीं है। हमारे लिए जातियां 4 ही हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, जो सरकार के सबसे कहें कि ऐसे चिन्हित वर्ग हैं कि जिन्हें सरकार विकास की धारा में आगे लाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करे, ताकि जो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सर्वसमावेशी विकास की, उसे सुनिश्चित कर सके। तो जाति और उसकी राजनीति में भूमिका, सारे मुद्दे कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द है। अभी आज जो बिहार चुनाव की
मतगणना हो रही है, रिजल्ट ऑलमोस्ट आने वाला है या आ चुका है। तो देखिए, जो मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। तो अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विश्लेषण का विषय हो गया है कि क्या इस नारे ने बिहार चुनाव में भूमिका निभाई है, और कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि जहां एक तरफा वोटिंग हुई है, क्लीन स्वीप वाली स्थिति हुई है एनडीए के पक्ष में। तो प्रश्न है, आज विश्लेषण का एक बड़ा मुद्दा है कि क्या अब बिहार में जो राजनीति है वो जातिवाद से बाहर निकली है, निकलने का प्रयास कर रही है? क्या जाति के ऊपर विकास, वीमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दे हावी हो रहे हैं? नो डाउट ऐसा लग तो रहा है ज्यादातर विश्लेषणों के अनुसार। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि हम राजनीति में जाति की भूमिका को नकार तो नहीं सकते। मैंने कहा कि जाति जाति नहीं है, तो अगर ये स्टेटमेंट कहा जाता और दिया गया है तो यूं ही नहीं है। हाँ, विकास की भूमिका को भी अब हमें स्वीकार करना होगा। 21वीं सदी, उसका भी 1/4 हिस्सा खत्म हो गया और अभी भी हम परंपरागत जाति धर्म जैसे मुद्दों में ही उलझे रहेंगे। तो कैसे हम 2047 तक जो हमारा विकसित भारत का सपना है, आज़ादी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, कैसे हम उस सपने को साकार कर पाएंगे? तो इन परंपरागत मुद्दों को छोड़ना तो होगा। हाँ, पूरी तरह से खत्म हो पाए ये जरूर आगे आने वाला भविष्य और समय बताएगा, लेकिन प्राथमिकता तो विकास को मिलनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा कहाँ से ये टॉपिक शुरू होता है उसकी बात करें। भारत में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो कि हमने अंग्रेजों से ली। वेस्टमिंस्टर मॉडल से हमने भारत में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। और अगर थोड़ा सा मैं उससे जोड़ूं इस टॉपिक को, ताकि ओवरऑल आपको एक आइडिया लगे इस टॉपिक के बारे में, इसके उदय, इसके विकास के बारे में, इसकी जरूरत के बारे में, तो भारत में हमने जिस संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है वो बेसिकली बहुमत के शासन पर आधारित व्यवस्था है। हम देखते हैं हमारे यहाँ चुनाव, मैंने कहा अभी बिहार का चुनाव का समय ही है, तो देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि चूंकि हमने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी या बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि लोकतंत्र, और उसमें भी भारत जितना विविधतापूर्ण समाज है, तो उसे देखते हुए जिस बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लोकतंत्र की जरूरत और नेचर के अनुसार हर एक निर्धारित अवधि में चुनाव होते हैं। हमारे देश में वो 5 साल हमने तय की है अवधि। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्रों, चुनावी वायदों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। केंद्र में लोकसभा के चुनाव, राज्यों में विधानसभा के चुनाव। जिस राजनीतिक दल या दल समूह को बहुमत मिलता है लोकसभा केंद्र और विधानसभा राज्य, वो बहुमत दल अपना नेता चुनता है, वो केंद्र में पीएम बनता है, राज्य में सीएम, और तब फिर मंत्री, और फिर आगे की व्यवस्था शुरू होती है। तो चुनाव, बहुमत प्राप्त दल, उसका नेता, उसके नेतृत्व में सरकार का गठन, ये व्यवस्था है संसदीय लोकतंत्र की। तो इसे हम बहुमत दल का शासन कहते हैं। हमारे देश में भी यही व्यवस्था चल रही है। आजादी के बाद आप देखेंगे लंबे समय तक
जब तक किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता रहा, तब तक सरकार का गठन भी बड़ी आसानी से होता रहा। लंबे समय तक तो आजादी के बाद विपक्ष की सच भूमिका ही नहीं थी। अलग से कभी एक इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे हम, रोल ऑफ अपोजिशन या विपक्ष की भूमिका। तो लंबे समय तक तो विपक्ष की भूमिका ही नहीं रही। कहने को बहुदलीय लोकतंत्र था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक सर्वप्रमुख पार्टी रही आजादी के काफी समय तक। धीरे धीरे फिर क्षेत्रीय दलों, दूसरे राष्ट्रीय दलों का उदय, उनकी भूमिका शुरू हुई और धीरे धीरे फिर मतों का विभाजन शुरू हुआ। जब तक एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला, सरकारों का गठन भी बड़ी आसानी से होता रहा, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की एक बेसिक नीड या डिमांड यही है कि बहुमत प्राप्त दल को ही हम जिम्मेदारी सौंपेंगे शासन की। 70s 80s तक चली चीजें और उसके बाद या उस दौर में समस्याएं शुरू हुई। 70 80 के दशक तक आते आते थोड़ा सा समस्याएं शुरू हुई, जब विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय, उनकी भूमिका बढ़नी शुरू हुई, लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, प्रत्याशियों की संख्या बढ़नी शुरू हुई, मतों का विभाजन शुरू हुआ और तब दिक्कतें हुई शुरू कि किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलने में समस्याएं आने लगी। सबसे बड़े राजनीतिक दल का जनाधार घटा, विकल्प के रूप में कोई दूसरा उतना बड़ा दल उस समय उभरा नहीं। कई राजनीतिक दलों की भूमिका हुई, राष्ट्रीय क्षेत्रीय, मतों का विभाजन हुआ और किसी एक दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो फिर वैसी स्थिति में सरकारों का गठन भी मुश्किल होता गया। क्योंकि मैंने बताया आपको कि संसदीय लोकतंत्र की एक बेसिक नीड या रिक्वायरमेंट ही है कि सबसे पहले आप चुनाव में बहुमत प्राप्त करें, बहुमत दल का नेता हो और उसी को हम जिम्मेदारी देंगे। वो फिर अपने नेतृत्व में एक टीम बनाएगा और सरकार का संचालन होगा। जब किसी दल को बहुमत ही नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे बनेगी, और बिना बहुमत के सरकार बन ही नहीं सकती। हमारा जो सिस्टम है लोकतंत्र है उसके अनुसार जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, सरकारों का गठन मुश्किल हुआ, तब बहुमत प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयास शुरू किए गए। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अलग अलग प्रयास शुरू हुए कि कैसे हम बहुमत को प्राप्त कर पाए। दूसरे शब्दों में कहें तो एन, केन और प्रकारेण, किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण बहुमत प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू हुए। जब एक दल को बहुमत नहीं मिला, तो कई दलों को मिलाकर सरकारों का गठन करने का प्रयास हुआ। मतलब कई दलों को मिला के बहुमत प्राप्ति का प्रयास हुआ जब एक दल को बहुमत नहीं मिला तो। और जब सही तरीके से बहुमत नहीं मिला, अब यहां सही सापेक्षिक शब्द है,
सही और गलत तो हर आदमी की नज़र में अलग अलग हो सकता है। जो चीज़ें मुझे सही लगें दूसरे को भी वो सही लगें, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ बेसिकली सही का मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो है आदर्श, विचारधारा, नैतिक मूल्य, जनहित, जनता की समस्याएं। मेरा सही का तात्पर्य है इन सब बातों से कि जब विभिन्न राजनीतिक दलों को विचारधारा, आदर्श, नैतिक मूल्य, जनहित के मुद्दों, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब आधारों पे बहुमत नहीं मिला। 2015 में जब बिहार में चुनाव हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, विकास के नाम पे वोट मांगने का प्रयास होता है, लेकिन बाद में कहीं से एक मुद्दा आता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर फला पार्टी या गठबंधन की सरकार बनी या नहीं बनी, और तब विकास एक तरफ और सारा चुनाव फिर वो आरक्षण और जाति के आधार पे इर्द गिर्द सिमट जाता है। तो यह सही का मतलब मेरा है विचारधारा, विकास, जनता के हित से जुड़े वास्तविक मुद्दे उनसे। तो जब सही तरीके से बहुमत नहीं मिला तो फिर किसी भी तरीके से बहुमत प्राप्त करने के प्रयास किए गए। एक दल को नहीं मिला तो कई दलों को मिलाकर बहुमत, और जब सही तरीके से नहीं मिला, सिद्धांतों, आदर्शों के आधार पर नहीं मिला, तो किसी भी तरीके से बहुमत प्राप्ति के प्रयास किए गए। जो ये प्रयास हुए, बहुमत प्राप्ति के जो प्रयास किए गए, वो चुनाव के पूर्व भी, चुनाव के दौरान भी, और चुनाव के पश्चात भी, तीनों स्तरों पे हुए प्रयास। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू हुई। रणनीति चुनाव के पहले की भी कि कैसे किस आधार पर चुनाव लड़ना है, चुनाव के दौरान भी, और चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद भी जब किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो अब कैसे। तीनों स्तरों पे प्रयास किए गए। बहुमत तो प्राप्त करना ही है। संसदीय लोकतंत्र में बिना बहुमत के कुछ नहीं होना। राजनीतिक दलों ने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति उसी के अनुरूप बनाना तैयार की, प्रयास किए कि कैसे बहुमत प्राप्त हो। उसी क्रम में राजनीति में जाति की भूमिका का उदय हुआ, या कहें कि भूमिका तो थी पहले से, उतनी विजिबल, उतनी प्रभावी नहीं थी, उतना ध्यान नहीं दिया गया था। अब बड़े पैमाने पे उस भूमिका को उभारा गया। केवल जाति नहीं, धर्म या संप्रदाय की भूमिका भी बढ़ी। भले संविधान के द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधित्व कानून के द्वारा उस पर पाबंदी हो, लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम्युनल पॉलिटिक्स या सांप्रदायिक राजनीति का भी, उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे आपसे। अपराधियों की भी भूमिका बढ़ी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, कभी समय रहा तो उस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे अलग से आपसे। तो बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे उपाय किए गए। उद्देश्य सबका एक ही रहा, बहुमत प्राप्ति। क्योंकि बिना बहुमत के कुछ नहीं होना हमारे देश या राज्य में। जाति की भूमिका भी मैंने कहा, उसकी उत्पत्ति कहें, विकास कहें, वृद्धि कहें, ज़्यादा विजिबिलिटी कहें, वो सब इसी दौरान देखने को मिली।
इसी दौर में आप देखेंगे कि वोटिंग बिहेवियर या मतदान व्यवहार जैसी संकल्पनाएं भी बड़े पैमाने पर प्रचलित हुई। वोटिंग बिहेवियर या मतदान व्यवहार। जब तक आसानी से कोई चीज हमें मिल जाती है तब तक ना तो उसकी बहुत कदर होती है और ना उसके बारे में हम कई बार फिर बहुत सोच विचार करते हैं। जब किसी चीज के मिलने में कठिनाई होती है तो कैसे पाएं उसको, और पा लिया तो कैसे अब वो हमारे पास रहे, उसके लिए फिर हमें उतना सोच विचार भी करना होता है, उतनी रणनीतियां, स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ती है। यहाँ बहुमत प्राप्ति के संदर्भ में भी वही हुआ कि जब तक स्पष्ट बहुमत मिलता रहा विभिन्न राजनीतिक दलों को, तो बहुत गंभीरता पूर्वक उस पूरे सिस्टम की स्टडी, उसका वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण, इन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, उतनी प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी, तो जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन जब ये सारा स्थितियां बनी, बहुमत मिलने में समस्याएं, तो अब वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण करने की भी आवश्यकता पड़ी। ये जानने का प्रयास करना पड़ा हमें विभिन्न मतदाताओं के मन को पढ़ते हुए कि आखिर वास्तव में मतदाता किस आधार पर वोट देते हैं, अपना मतदान करते हैं। तो मतदान के संदर्भ में मतदाताओं के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण करने की आवश्यकता महसूस हुई। मतदाताओं के मन को पढ़ने और जानने का प्रयास शुरू हुआ कि मतदाता वोटिंग के पहले और वोटिंग के दौरान किन बातों को ध्यान में रखते, किनको कितनी प्राथमिकता देते हुए जब वोट डालने जाते हैं तो बटन दबाते हैं, क्या चलता है उस समय उनके मन में। तो मतदाताओं के उस व्यवहार को, राजनीतिक व्यवहार को ही, उसके वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण को ही नाम दिया गया वोटिंग बिहेवियर या मतदान व्यवहार। वैज्ञानिक तरीके से इसके अध्ययन की शुरुआत हुई और तब अध्ययन के विश्लेषण के जो निष्कर्ष निकले तो उसमें मल्टीपल फैक्टर सामने आए। बहुत सारे मुद्दे, कोई एक या दो मुद्दे हों जो लोगों के वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हों तो ऐसा नहीं, उसमें ढेरों मुद्दे। और हर बार तो मतदाता के मन को पढ़ पाना संभव भी नहीं होता। अक्सर देखिए एग्जिट पोल गलत हो जाते रहे हैं। अभी देखिए तो 2/3 बहुमत का तो सारे एग्जिट पोल बता रहे थे एनडीए को कि मिलेगा 160 के आसपास, लेकिन 3/4 या उससे भी ज्यादा तो गलत नहीं है, लेकिन अब एकदम सटीक भी नहीं है। तो हमेशा हर व्यक्ति की मानसिक अवस्था, मनोदशा को समझ पाना, उसके व्यवहार का अध्ययन कर पाना कठिन है। कहा ही जाता है कि व्यक्ति का मन, उसका व्यवहार इतना चंचल होता है, थाली में रखे मेढक के समान है कि इसको पकड़ोगे तो वो छलांग लगाएगा, उसको संभालोगे तो दूसरा भाग लेगा। तो हमेशा हर स्थिति में अध्ययन संभव नहीं है, लेकिन सोशल साइंसेज ने भी जैसे तरक्की की, विकास किया, उसमें भी साइंटिफिक टूल्स आए, रिसर्च शुरू हुई, तो काफ़ी हद तक हमें मदद जरूर मिली वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण करके ये जानने की कि चुनाव के समय कौन से मुद्दे बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं वोटर्स को, चुनाव के पहले भी, चुनाव के दौरान भी। मैंने कहा कि ढेरों मुद्दे, उसमें धर्म भी, उसमें जाति भी, उसमें लिंग भी, उसमें क्षेत्र भी, उसमें भाषा भी, उसमें विकास भी, उसमें शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, रोजगार भी, उसमें सुरक्षा भी,
उसमें वीमेन एम्पावरमेंट भी, उसमें भ्रष्टाचार भी, ढेरों मुद्दे, 20-50 मुद्दे, कोई कम कोई ज्यादा मात्रा में प्रभावित कर रहा है मतदाताओं के व्यवहार को, अपराधियों की भूमिका भी। तो जब वोटिंग बिहेवियर के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद हमें ये कई सारे फैक्टर पता लगे, उसमें भी किसकी कितनी भूमिका है, कौन सा फैक्टर कब कम महत्वपूर्ण कब ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ कम और कहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब इन सब की स्टडी हुई तो जो निष्कर्ष निकला, जो हमारा चर्चा का विषय है आज का, कि जाति की एक बड़ी भूमिका रही है हमारे देश में वोटिंग बिहेवियर में, या लोगों के जो वोटिंग पैटर्न है, मतदान है उसमें। और भारतीय राजनीति में जातिवाद का जो पूरा कहें कि एक कॉन्सेप्ट है, वो यही संदर्भ, इसी जो पूरा कहें कि पृष्ठभूमि, वहां से जुड़ जाता है। अक्सर देखिए बहुत पढ़े लिखे लोग भी, चर्चाएं होती हम ही लोगों की, बहुत पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि हम फला पार्टी को पसंद करते हैं। मोदी के ही बहुत बड़ी संख्या में समर्थक वो आज भी दिख रहा है चुनाव में, कि उनकी सक्सेस रेट देखें, और पहले के चुनावों में भी, तो हम पसंद पर्टिकुलर पार्टी को या अपने प्रधानमंत्री जी को करते हैं। लेकिन अगर हमारे क्षेत्र से दूसरी पार्टी हमारे जाति के प्रत्याशी को उतारेगी, तो फिर हम प्रायोरिटी अपनी उस जाति के प्रत्याशी को देंगे, बजाय इसके कि हमारी पसंद तो ये पार्टी है या ये हमारे प्रधानमंत्री है। हालांकि इस बार के तो रिजल्ट बता रहे हैं कि हर जाति हर धर्म के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए वोट किया है। बाकी मैंने कहा कि अभी तो बहुत जल्दीबाजी हुई कहने की, अभी तो रिजल्ट भी पूरी तरह से नहीं आए हैं। रिजल्ट आएंगे, विश्लेषण होंगे, डेटा आएगा, वही वोटिंग बिहेवियर की ही स्टडी होगी, डेटा आएगा, वो तब ज़्यादा बेहतर ढंग से ये कहना आसान होगा कि किसकी क्या और कितनी भूमिका रही है। हाँ, लेकिन ना विकास की भूमिका को हम झुठला सकते हैं, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को, ना जंगल राज और मंगल राज की भूमिका, सुशासन को झुठला सकते हैं, अपराधीकरण को। और सच्चाई ये भी है कि ना हम पूरी तरह से जाति धर्म जैसे परंपरागत मुद्दों की भूमिका को झुठला सकते हैं। प्रभाव तो सबका मिला जुला है। अब किसकी भूमिका कम किसकी ज्यादा, ये देखने का विषय है विश्लेषण का, जो हमें पता लगेगा इस पर्टिकुलर चुनाव के संदर्भ में। अदरवाइज ओवरऑल तो हम जान ही रहे कि सबके मिले जुले प्रयास हैं। तो अब यहाँ 2-3 प्रश्न 2-3 मुद्दे अगर मैं उठाऊं इस पर्टिकुलर टॉपिक के संदर्भ में, तो एक का तो जवाब मैंने दे ही दिया। अगर एक बार मैं दोबारा उस प्रश्न को उठाऊं, 2-3 प्रश्न, और फिर उस संदर्भ में थोड़ी सी हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहली बात, नमस्कार दोस्तों, जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग बीच में या बाद में जुड़े हैं, हम आज इस YouTube लाइव सेशन में बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में जातिवाद या जातीय राजनीति की, और स्पेशली संदर्भ है, चर्चाएं हैं बिहार चुनाव, चूंकि आज ही उसकी मतगणना चल रही है। तो वो, हालांकि मैंने कहा कि चर्चाएं राजनीतिक हमारी नहीं है, आएंगी जरूर कुछ बीच बीच में राजनीतिक बातें, क्योंकि टॉपिक वही है, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वो राजनीतिक नहीं, बल्कि अपनी परीक्षा के एक टॉपिक की, सिलेबस के एक टॉपिक की तैयारी कर लेना है, बस उतना ही। तो
कुछ अगर प्रश्न उठाऊं मैं यहां तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि क्या भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका है? जवाब तो इसका मिल ही गया है हमें। क्या भारतीय राजनीति में या कहें कि बिहार की राजनीति में केवल जाति की भूमिका है? जवाब इसका भी मैंने दे ही दिया आपको कि क्या भारतीय राजनीति या बिहार की राजनीति में केवल जाति की भूमिका है? क्या केवल बिहार में राजनीति में जाति की भूमिका है? क्या केवल बिहार में राजनीति में जाति की भूमिका है? और अगर है, जैसा कि है, मतलब केवल बिहार नहीं, ओवरऑल, तो फिर उस जाति की भूमिका का प्रभाव क्या है और कितना है? तो अगर कुछ इन 3-4 प्रश्नों के संदर्भ में हम अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, पहले दूसरे प्रश्नों का तो ऑलमोस्ट जवाब अब तक हमने जितनी चर्चा की है उसमें हमें मिल ही गया है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका है, तो बिल्कुल है, यस, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, सच्चाई है ये। हाँ, कितनी है, कब है, देश में कितनी, राज्य में कितनी, किस राज्य में कितनी और कब कितनी, ये फिर वो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हो सकता है, लेकिन भूमिका है। वोटिंग बिहेवियर में बहुत सारे पैरामीटर हैं, मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जाति भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक रही है। देखिए आप, राष्ट्रपति, राज्यपाल से लेके सांसद, विधायक, मंत्री तक, इवन हमारे संविधान में मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो जाति की भूमिका को स्वीकार करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। देश का राष्ट्रपति कौन होगा, आदिवासी समाज की महिला होंगी, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति होगा, दलित होगा, महादलित होगा, अगड़ा पिछड़ा जो मैंने कहा, तो भूमिका तो वहां भी है। वर्तमान राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय की, इसके पहले के राष्ट्रपति दलित समुदाय के, तो भूमिका तो है। और वहां से लेके हमें किस क्षेत्र में चुनाव में किस प्रत्याशी को कौन सा राजनीतिक दल टिकट देगा और नहीं देगा, उस क्षेत्र विशेष में किस जाति के कितने मतदाता हैं, उनकी संख्या क्या है, ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन कैसे होगा, तो हमेशा इस बात को तो ध्यान में रखा ही जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद पे किसको बिठाना है, नहीं बिठाना है, तो भूमिका तो वहां भी है जाति की। और प्रयास यही है कि विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों को एक आनुपातिक दृष्टि से पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए मंत्री परिषदों में भी, ताकि सभी जातियों के हितों का ध्यान रखा जा सके, उनको संतुष्ट किया जा सके। तो जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर अपने संवैधानिक प्रावधान देखें तो कई जगह हम जाति की भूमिका को देख पाते हैं। आर्टिकल 15 देखिए, 16 देखिए,
जो हमारा मूल अधिकार वाला खंड है, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। उसमें आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार, और उसमें अनुच्छेद 15, 16 जो कि लिखा हुआ अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान जैसे आधार हैं कि जिनके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15.4, 15.5 आप देखिए अपवाद स्वरूप की, जिसमें हमने सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट भी दी है अपवाद स्वरूप। तो जाति तो आएगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, तो उसमें भी जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 16.4 में हमने सरकारी नौकरियों, लोक नियोजन में उसी तरह से जो ये पिछड़े हैं सामाजिक शैक्षणिक रूप से, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए भी विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका राज्य को। तो मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने भी स्वीकार किया इस बात को कि जाति व्यवस्था तो भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इसका प्रभाव तो हमारे पूरे सिस्टम पे पड़ ही रहा है, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है कि हम किसी भी सिस्टम को, उसके सब सिस्टम को, उसकी जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, उसका जो पर्यावरण है, उससे अलग करके कभी देख और समझ ही नहीं सकते। कोई भी सिस्टम वैक्यूम में काम नहीं करता है, उसका एक निश्चित परिवेश अलग है। परिवेश सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, भौगोलिक, तो बहुत सारी चीजें परिवेश से जुड़ी हुई। और ये भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था, ये परिवेश ही तो है। हमारे संविधान, हमारी राजनीति, हमारी और दूसरी व्यवस्थाओं का, और जब तक हम इनके पारस्परिक संबंध निर्भरता नहीं देखें तो कैसे हम समझ सकते हैं सिस्टम को, कैसे हम उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया इस बात को। हाँ, लेकिन ये भी जरूर है कि जाति प्रथा को कभी हमने सपोर्ट नहीं किया, अच्छा नहीं माना। प्रयास यही हुए कि जितना जल्दी भारतीय समाज इस व्यवस्था से मुक्त हो जाए उतना बेहतर है। B.R. अम्बेडकर हमारे संविधान के वास्तुशिल्पी, हम देखते हैं कि उन्होंने तो कितना कठोर विरोध और आलोचना की जाति व्यवस्था की। कहा उन्होंने कि हिंदू धर्म में सुधार जरूरी है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी समस्या जाति व्यवस्था है, जिसने बड़े पैमाने पे भेदभाव की खाई पैदा की है। शोषण पैदा हो गए हैं कुछ जातियों, कुछ वर्गों के। जाति का समूल नाश के नाम से उन्होंने तो एक किताब ही लिख दी पूरी, जाति का समूल नाश। राम मनोहर लोहिया ने जाति तोड़ो का आंदोलन दिया, नारा दिया, जाति तोड़ो। और जो आज तक चल रहा है, हमने कहा कि वो रूप बदल गए, शब्द बदल गए, बात वही कि बटेंगे तो कटेंगे, और या एक रहेंगे तो शेप रहेंगे। अब किसी ने ब्रह्म रूप से उस बात को कहा और किसी ने थोड़ा सा उग्र रूप से कह दिया उस बात को, किसी ने थोड़ा पॉजिटिवली और किसी ने थोड़ा सा कहें कि उसमें जो नकारात्मकता का भाव झलकता है उस लिहाज से। लेकिन लंबे समय से चर्चा तो ये है कि ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको दूर करना जरूरी है। लेकिन जब तक दूर नहीं हो रही है तो इस समस्या से जो कुछ नई समस्याएं पैदा हो गई हैं, असमानता, भेदभाव जैसी, तो उनका समाधान भी जरूरी है और समाधान के प्रयास करने पड़ेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझते हुए प्रावधान किए। जाति आधारित आरक्षण की शुरुआत हुई। आप देखिए संविधान का अनुच्छेद 330, 332 जो लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 335 जो उनके सरकारी नौकरियों के संदर्भ में दावों की बात करता है, आर्टिकल
243 जो पंचायतों नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण संबंधी प्रावधान करता है, तो संविधान में विभिन्न जगहों और अनुच्छेदों में जातिगत मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब कि जाति की भूमिका है और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो संविधान हो, वो हमारा राजनीतिक व्यवस्था हो, तो भूमिका है, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको हम झुठला नहीं सकते। आगे बढ़ें अगर, दूसरा प्रश्न कि क्या भारतीय या बिहार की राजनीति में केवल जाति की भूमिका है? पहले वाले प्रश्न का जवाब था यस और दूसरे वाले प्रश्न का जवाब है नो, कि जाति की भूमिका तो है, लेकिन केवल जाति की ही भूमिका नहीं हो सकती, ना है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी मिली जुली भूमिका है। अभी हम आज के ही अभी बिहार के चुनाव मतगणना को देखें तो जाति की भूमिका है, लेकिन उसके साथ साथ महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि बड़े पैमाने पे महिलाएं घर से बाहर निकल के वोट कर रही हैं। चुनाव के पहले अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाना वो मुद्दा है। फिर मैंने कहा कि हमें उन पॉलिटिकल चर्चाओं से मतलब नहीं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुड़ा तो वीमेन एम्पावरमेंट से है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं तो मुद्दा तो वो भी है, सड़कें बेहतर हो रही हैं तो मुद्दा तो वो भी है, 22-23 घंटे बिजली आ रही है और अगर 24 घंटे भी आ रही है तो बहुत अच्छी बात, तो मुद्दा तो वो भी है। बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियां भर्ती हो रही है, टीचर्स हो, बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षाएं हो, दरोगा हो, तो मुद्दे तो हैं सब। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा या बड़े पैमाने पर प्रयास, तो ये सारे मुद्दे तो हैं। यूं ही तो नहीं है कि इस तरह से लैंड स्लाइड विक्ट्री जिसे कहा जाता है कि एक तरफा वोटिंग की सारे गुणा गणित फेल हो जाएं और मतलब जिसको उतनी विक्ट्री मिली उसने भी नहीं सोचा हो कि इतना बड़ा समर्थन। तो दूसरे प्रश्न का जवाब है कि जाति की भूमिका तो है, लेकिन केवल जाति की भूमिका है ऐसा नहीं है। वो चाहे बिहार हो और चाहे पूरा देश या देश के किसी और दूसरे हिस्से की बात हो, दूसरे फैक्टर भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और यहां बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि जाति की भूमिका है तो क्या ऐसा है कि एक जाति के लोग एक ही जगह वोट करते हैं? अगर यादव जाति की बात करें तो क्या प्रत्याशी यादव है तो सब उसी को वोट देंगे, और प्रत्याशी भी यादव है एक और दूसरा भी यादव है और तीसरा, तब क्या होगा? और क्या जरूरी है कि पुरुष प्रत्याशी भी उसी को वोट देंगे, पुरुष जो मतदाता है वो भी उसी को वोट देंगे और जो महिला मतदाता है वो भी उसी को वोट देंगे? प्रत्याशी किसी एक पार्टी का है, महिलाओं को जो बेनिफिट मिले हैं वो दूसरी पार्टी से मिले हैं, अब तो बहुत सारे वहां भी इफ बट होंगे, कैलकुलेशन होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो कहने का मतलब कि जाति की भूमिका तो होगी, लेकिन एकमात्र जाति की ही भूमिका हो ऐसा कभी नहीं होगा। कई बार लोग जाति से ऊपर उठ के भी वोट देंगे जाति के साथ, और दूसरे फैक्टर्स भी होंगे, और तब फिर तय होगा जीत और हार, उसका फैसला होगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है
कि जो तीसरा प्रश्न मैंने उठाया यहाँ कि क्या केवल बिहार में राजनीति में जाति की भूमिका है, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा तो यही होती है। बिहार, उसके बाद यूपी की सबसे ज्यादा तो यही जाति का प्रभाव देखने को मिलता है राजनीति में। तो क्या केवल, केवल शब्द जोड़ा है मैंने कि क्या केवल बिहार की राजनीति में ही जाति की भूमिका है? तो जवाब है अगेन नो। बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है राजनीति में। बिहार में तो है ही। बहुत सारी जो जातियां, उनकी उपजातियां, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वर्ण हैं, वर्ण के अंदर फिर बहुत सारी जो जातियां हैं, भूमिहार हो, कुम्हार हो, मल्हार हो, कुर्मी, कायस्थ, तो नो डाउट उनकी तो हमेशा से भूमिका है। और जैसा मैंने कहा कि किस प्रत्याशी को कौन पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, किस क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर्स हैं, उनकी संख्या, और ये सारी चीजें तय होंगी। लेकिन अगर हम बिहार के बाहर चलें तो बिहार के बाहर भी बड़े पैमाने पे हमें भूमिका मिलेगी। पीडीए तो स्पेशली यूपी में ही समाजवादी पार्टी के द्वारा अखिलेश यादव सबसे ज्यादा जोर देते हैं। पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पे पीडीए को ही जीत और हार का आधार माना गया, और अभी भी चर्चाएं, और हमेशा बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, तो पार्टी का गठन ही स्पेशली काशीराम के द्वारा यूपी में हुआ। और बहुजन समाज का मतलब पर्टिकुलर जाति नहीं, लेकिन बहुजन मतलब समाज के पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित, उनके कल्याण विकास के लिए ही स्पेशली पार्टी बनी। अगड़ा पिछड़ा तो वहां भी, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत तो वहां भी, यादव या गैर यादव, जाटव, यादव, वहां भी, तो यूपी में भी है। गुजरात तो वहां भी है, पाटीदार, पटेल। महाराष्ट्र में तो मराठा, गैर मराठा। राजस्थान, हरियाणा, जाट, गुजर, जाट और गैर जाट। इवन साउथ में चलें तो कर्नाटक में लिंगायत, बोक्कालिगा। आंध्र प्रदेश में जाएं तो रेड्डी, कम्मा। तो मतलब देखिए आप, नॉर्थ से लेके साउथ तक विभिन्न राज्यों में विभिन्न जातियों की भूमिका, उनके आधार पे विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीति का निर्धारण तो होता ही है। तो ये आरोप लगाना, ये कहना कि केवल बिहार या यूपी में ही राजनीति में जाति की भूमिका है, बाकी राज्यों में नहीं, तो ये तो सही नहीं है। तो कहें कि राजनीति में जाति की भूमिका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हाँ, हो सकता है कि बिहार, यूपी में थोड़ा ज्यादा हो, कहीं और कम, लेकिन है तो। और तराजू में रख के ये तौल पाना और
ओवरऑल निष्कर्ष निकाल पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि अब इसी चुनाव में कितनी भूमिका है और पिछले चुनाव में कितनी थी, तो उसमें भी अंतर तो दिख ही रहा है और स्वाभाविक है एक ही राज्य में। तो ये हमारी पूरी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की ही एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, कास्ट पॉलिटिक्स या जाति की राजनीति। और अब एक और थोड़ा सा चर्चा करके हम टॉपिक को समाप्त करें कि इसका प्रभाव क्या है। इस जातिगत राजनीति का प्रभाव क्या है। प्रभाव सकारात्मक भी और प्रभाव नकारात्मक भी, दोनों तरह के प्रभाव हैं। सकारात्मक प्रभाव आप देखेंगे तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर जाति में तो एकजुटता होगी। वो जिस भी जाति की हम बात करें, यादव हो, कुर्मी हो, कायस्थ हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, जो भी उपजातियां हैं, पटेल हो, पाटीदार हो, तो उस पर्टिकुलर जाति को तो लामबंद कर पाएंगे हम। उनके बीच में एकजुटता तो सुनिश्चित होगी। तो उस पर्टिकुलर जाति के संदर्भ में तो सबसे बड़ा फायदा है। उनके जो आपसी आंतरिक मतभेद हैं, मनमुटाव है, उसको रोकने में मदद मिलेगी। जो आपसी वैमनस्य है, संघर्ष है, उसको रोकने में मदद मिलेगी। एक पर्टिकुलर जाति के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए जब राजनीति की जाएगी तो वहां लोग एकजुट होंगे। और जब उस पर्टिकुलर एक या एक से ज्यादा जातियों को ध्यान में रखते हुए राजनीति होगी, तो उनके बीच में राजनीतिक जागरूकता भी आएगी और उनमें अपने अधिकारों के लिए चेतना का विकास भी होगा। स्पेशली आप देखिए कि जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके मांगों, उनके हितों की पूर्ति के लिए सरकारें ध्यान दे पाएंगी, फोकस कर पाएंगी, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिलेगा और सरकारों के ऊपर दबाव पड़ेगा। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग 2-2, 4-4, 6-6 जातियों की बात करने लगे, फोकस करने लगे और किसी एक को बहुमत नहीं मिले, मिलना थोड़ा मुश्किल, तो वैसी स्थिति में विभिन्न जातियों और स्पेशली जो पिछड़ी जातियां हैं, उनकी आवाज को बड़े पैमाने पे बड़े बड़े मंचों से उठाने का मौका मिलेगा। उनकी मांगों, उनके हितों की पूर्ति के अवसर बढ़ेंगे और परिणाम क्या होगा कि जो हमारा सतत और समावेशी विकास का सपना है, हम वो पूरा कर पाएंगे। सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास वो हर संदर्भ में है, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे लिंग हो, चाहे भाषा हो या कोई और जातिगत राजनीति कहीं ना कहीं इस समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में भूमिका निभाएगी। और जब ऐसा होगा तो वास्तव में असली लोकतंत्र तो यही है। तो असली लोकतंत्र की स्थापना करने में भी हमें मदद मिलेगी। लोकतंत्र का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी। अब वो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा जातियों के हों तो और अच्छा, ज्यादा से ज्यादा धर्मों के हों तो सोने पे सुहागा।
तो जो वास्तव में लोकतंत्र का आदर्श है, उसको प्राप्त करने में, उसकी पूर्ति में कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति भूमिका तो निभा ही रही है। स्पेशली जो पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने में, उनके विकास को सुनिश्चित करने में जातिगत राजनीति और जाति आधारित दलों ने बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई है। हम लोगों के देश या किसी पर्टिकुलर स्टेट के संदर्भ में बात की जाए तो। नमस्कार, प्रणाम। जो लोग जुड़ रहे हैं अभी, तो जो लोग बाद में जुड़े हैं, चाहूँगा कि एक बार इस पूरी क्लास, पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। और जो एक हम प्रयास कर रहे हैं सीरीज के रूप में करंट इशूज़ पर चर्चा करने की, तो उसको रेगुलर खुद भी देखें, जुड़ें, अपने दूसरे जो भी दोस्त हैं, जानकार हैं, उनको भी शेयर करें, बताएं इस बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। जैसा मैंने कहा, प्रयास बस यही है कि हम करंट मुद्दों पे एक सारगर्भित चर्चा कर पाएं, आपको एक विज़न, एक आइडिया दे पाएं उससे जुड़े डायमेंशंस का, ताकि आप जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा परीक्षा या और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उसके लिए आपको मेरी तरफ से, मेरे सहयोग से कुछ मदद हो सके। बस उद्देश्य इतना ही है। चर्चाएं राजनीतिक नहीं है, हाँ, लेकिन मुद्दे राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि कहीं राजनीति फिर आए ही नहीं। लेकिन ना हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, ना विरोध कर रहे हैं। बस प्रयास है एक निष्पक्ष, एक निरपेक्ष विश्लेषण करने का, और विश्लेषण भी बस उतना कि जिससे हमारी परीक्षा संबंधी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो विश्लेषण राजनीतिक नहीं हो, टीवी चैनल्स जैसा नहीं, बल्कि बस हमारी परीक्षा की ज़रूरत तक ही वो सीमित रहे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम विश्लेषण भी कर देंगे तो अल्टीमेटली फिर भटकाव का भी डर रहेगा। तो मेरा प्रयास है कि मैं इस बात को भी ध्यान रखूं कि ना चीज़ें बहुत कम हो और ना इतनी ज़्यादा हो जाए कि फिर समस्या आपके सामने हो जाए उनको समेटने की। तो उस एक दायरे में रहते हुए, समय सीमा, शब्द सीमा, उस दायरे में रहते हुए उस टॉपिक को कवर करें, उसके डायमेंशंस को हम समझ पाएं। तो बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे सकारात्मक पक्ष और प्रभाव रहे हैं कास्ट पॉलिटिक्स के, और उसी तरह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी। एक पर्टिकुलर जाति के संदर्भ में तो हमने कहा कि एकजुटता होगी, समन्वय होगा, टकराव रुकेगा। लेकिन अब हम एक जाति का दूसरी जाति के संदर्भ में बात करें तो समस्याएं हो जाएंगी। विभिन्न जातियों के बीच में अब एकजुटता बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब जातिगत वैमनस्य और संघर्ष का खतरा रहेगा। अब जातिगत टकराव, संघर्ष की आशंका बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे एक जाति और दूसरी जाति, तो एक जाति अपने हितों की बात कर रही है, दूसरी अपने की, और एक दूसरे के पारस्परिक हितों से मतलब ही नहीं। तो सामाजिक विखंडन बढ़ेगा। राजनीतिक विखंडन भी बढ़ेगा, मतों का विभाजन होगा। बहुमत प्राप्त करने में समस्याएं आएंगी, सरकारों का गठन मुश्किल होता जाएगा। जो सरकारें बनेंगी मिली जुली होंगी, अस्थिर सरकारें होंगी, उनकी अपनी ढेरों अलग दिक्कतें, समस्याएं होंगी। विभिन्न दल, विभिन्न सरकारें, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय
हितों की बजाय प्राथमिकता देने लगेंगी जातीय हितों को, मतलब सोच, जो मानसिकता है विभिन्न दलों और सरकारों की वो संकीर्ण हो जाएगी, वो किसी एक या कुछ पर्टिकुलर जातिगत हितों तक ही सीमित हो जाएगी। जबकि जरूरत है हमें एक व्यापक राष्ट्रीय सोच की, तभी हम देश को उतना सशक्त और सक्षम बना पाएंगे, अपने राज्य को उतना सशक्त और सक्षम बना पाएंगे, वो मिलके भारत को विकसित बनाने में तभी सफल होंगे, तभी बेहतर भूमिका निभा पाएंगे। तो ये संकीर्ण सोच, संकीर्ण मानसिकता हमें कहां ले जाएगी? एक तरफ कहा जाता है, आजादी के बाद भी हमने सोचा था कि अब देश आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ेगा, प्रगतिशीलता, वैज्ञानिकता को हम अपनाएंगे, तरक्की और विकास पे आगे बढ़ेंगे, तो ये धर्म जाति जैसी जो परंपराएं, प्रथाएं चली आ रही हैं, रूढ़िवादी सोच चली आ रही है, धीरे धीरे उसको खत्म कर पाएंगे। लेकिन कहां हुआ? ये सोच, ये संकीर्ण मानसिकता कम या खत्म नहीं हुई, बल्कि लग रहा है कि उल्टा बढ़ी गई, बढ़ती जा रही है। अभी एक सर्वे, सोशल सर्वे हुआ तो बताया गया कि जो आजकल की पीढ़ी है जेन जी, वो तो और ज्यादा जातिवादी है। मुझे नहीं पता कि उस सर्वे में कितनी सच्चाई है, और मैं हालांकि पूरी तरह से उस सर्वे का जो अगर ये निष्कर्ष है तो समर्थन भी नहीं करता हूं, लेकिन ये तो सच्चाई है कि जाति जाति नहीं है। हाँ, दब जाए कुछ पर्टिकुलर समय के लिए तो अलग बात है, मौका मिलेगा तो मुखर होके दोबारा उठेगी, लेकिन वो दफन हो जाए या खत्म हो जाए, कम से कम फिलहाल तक तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एथनिसिटी या निर्जातीयता का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम सोशियोलॉजी में, कि अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए रखने की, उसे जीवित रहने की चाह लोगों में होती ही है। जातिगत पहचान भी उसी निर्जातीयता, एथनिसिटी से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी जो एक जाति, वो जो जातिगत पहचान है, वो लुप्त हो, वो कम या खत्म हो। तो निर्जातीयता की चाह तो है, बल्कि आफ्टर एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों के बाद तो विश्लेषण बताते हैं कि यह निर्जातीयता की चाह कम होने की जगह और बढ़ती ही जा रही है। वो चाहे हम जातिगत बात करें, चाहे धार्मिक, चाहे सांस्कृतिक, या किसी भी और संदर्भ में। स्पेशली जो कमजोर वर्ग जातियां हैं, ताकतवर से डर है उन्हें कि वो ताकतवर उनके ऊपर हावी हो जाएंगी, उनका अस्तित्व खतरे में होगा, तो वो और ज्यादा लामबंद हो रही हैं, एकजुट हो रही हैं, ज्यादा अपनी भूमिका को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही हैं, इसी जद्दोजहद में कि कहीं वो खत्म नहीं हो जाए, उनका अस्तित्व तो नहीं मिट जाए। तो ये चीजें कम या खत्म तो नहीं हो रही हैं, विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन हो रहा है कि एक तरफ हम तरक्की विकास कर रहे हैं, अंतरिक्ष और चंद्रमा पे जीत प्राप्त कर रहे हैं, बस्तियां बसाने की बातें कर रहे हैं, मंगल से लेके सब, और दूसरी तरफ जो ये परंपराएं, प्रथाएं हैं, उनको भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे चिपके हुए हैं हम। अब वो फिर मैंने कहा कि अब सही तरीके से या गलत तरीके से, ये अगेन एक अलग विश्लेषण का मुद्दा है। तो रूढ़िवादी सोच है ये, जब हम जाति जैसी चीजों पे जोर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रगतिशील सोच के मार्ग में रुकावट है। जो नेता चुनेंगे हम, विधायक, सांसद चुनेंगे, मंत्री बनेंगे, वो भी केवल अपने जाति के हितों की बात करेंगे। तो अब जो हम एक तरफ कह रहे हैं समावेशी विकास का उद्देश्य, वो कैसे पूरा कर पाएंगे? उसमें तो रुकावट भी हो जाएगी। अब ये देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं, आधा गिलास पानी है, आधा भरा भी है, आधा खाली भी है। तो एक
सकारात्मक सोच ये भी है कि समावेशी विकास में मदद मिलेगी, क्योंकि पिछड़ी जातियों को भी मौका मिलेगा आगे आने का। लेकिन दूसरी सोच ये भी है कि जिन जातियों के समर्थन से सरकार बनेगी वो बात भी उन्हीं जातियों की करेगी, और दूसरी जातियों के विकास पे कितना ध्यान देगी या नहीं देगी, ये अगेन एक विचारणीय विषय है। तो फिर समावेशी विकास में रुकावटें भी होंगी, और जब समावेशी विकास नहीं होगा, सबको हम साथ लेके नहीं चलेंगे, तो फिर असली लोकतंत्र कहां से होगा। तो ये तो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हो सकता है। और एक गंभीर समस्या है कि लोग जब जाति को देख के वोट करेंगे तो योग्यता का क्या होगा, तो योग्यता पीछे छूट जाएगी। अगर जाति को प्राथमिकता नहीं हो तो हम योग्यता को प्राथमिकता मान के ऐसे प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट करें जो ज्यादा योग्य, ज्यादा सक्षम हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ज्यादा विजनरी हो। लेकिन जब जाति को हम प्राथमिक मान लेंगे तो बाकी चीजें तो सेकेंडरी हो जाएंगी। फिर ना उसकी पढ़ाई देखेंगे, ना शिक्षा संस्कार देखेंगे, ना उसका विजन देखेंगे, ना भविष्य के लिए क्या विकास की उसकी परिकल्पना है उस पर ध्यान होगा। तो जहां बहुत सारे इसके सकारात्मक प्रभाव हैं तो दूसरी तरफ वहीं नकारात्मक प्रभाव भी है। और तब ऐसी स्थिति में फाइनली फिर इस सारे डिस्कशन का निष्कर्ष यही निकलता है कि जाति को छोड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। 21वीं सदी, और मैंने कहा उसका भी 1/4 खत्म हो गया। आज भी अगर हम विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को, रेल, सड़कों को, बिजली, पानी को अगर हम मुद्दा नहीं बना पाए तो ये ज्यादा विचारणीय हो जाएगा, ज्यादा सोचने की बात हो जाएगी कि हमें स्कूल पहले चाहिए, हमें अस्पताल पहले चाहिए, हमें बेहतर सड़कें, पीने का पानी, स्वच्छ पर्यावरण पहले चाहिए, और या हमें अपनी जाति पहले चाहिए। प्राथमिक जाति होनी चाहिए कि प्राथमिक बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, प्राथमिक बच्चियों की रक्षा होनी चाहिए, और या हम केवल अपने जाति धर्म जैसी संकीर्ण सोच और मानसिकता में ही उलझे रहेंगे। ठीक है, जाति जाति नहीं है, लेकिन जाति हावी भी ना हो हमारे विकास के मुद्दों पे, तभी हम वास्तव में जो अपने विकसित भारत और विकसित राज्य का सपना है, केवल एक नहीं सारे राज्य, हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते ही हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम भारत को विकसित तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारे राज्य विकसित नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं विकास को हमें प्राथमिक मुद्दा बनाना ही होगा। दिख रहा है ऐसा कि लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं, और अगर वोटिंग बिहेवियर में विकास को प्राथमिकता मिल रही है तो ये निस्संदेह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। दोस्तों, आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। अगले चर्चा में किसी और एक इसी तरह से एक नए वर्निंग इशू पे फिर आपसे चर्चा करूंगा, मिलूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी, अपने सुझाव दें, फीडबैक दें। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे चर्चा चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर टॉपिक का भी मुझे सुझाव दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उस टॉपिक की उपयोगिता, प्रासंगिकता को देखते हुए कि अगर उस पर चर्चा करना उपयुक्त होगा तो उसको भी हम आगे आने वाले चर्चाओं में शामिल कर पाए। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को यहीं रोक रहा हूँ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, ईमानदारी से काम करते रहें, तैयारी करते रहें, धोखा नहीं करें।
किसी के साथ नहीं और अपने साथ तो बिल्कुल नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। क्या वहाँ काहे के लिए चल रहा? अच्छा अच्छा।